हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में बड़ी तब्दीलियों के इशारे इलेक्शन के चुनाव के नजदीक आते आते ऐसे हो रहे हैं जैसे कि बिल्कुल देश बदल जाएगा। और मोदी जी जिस तरह से आम लोगों के नैरेटिव को बदलने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही एक तरह से हुनर का काम है। इस वक्त जबकि सबको मालूम है कि इलेक्शन होने वाले हैं, मई में जो भी सरकार बनेगी, ये बाकी बचे या अगली सरकार बनेगी, ऐसे वक्त में जब चुनाव का प्रोग्राम शेड्यूल ऐलान होने वाला है, ऐसे वक्त में पॉलिसी डिसीजन, ऐसे फैसले जिससे वोटरों को रिझाया जा सके या कुछ वोटर्स को नाराज किया जा सके, इस किस्म के ऐलान का क्या मतलब है, मुझे लगता है सारे देश के लोग, दुनिया के लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। रोजाना अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार, इतने लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं मोदी जी पूरे देश में। वो कहते हैं कि आप इसको चुनाव से जोड़ करके ना देखें। तो आखिर डेमोक्रेसी में वोटर किस तरह से देश को देखे, ये एक बड़ा सवाल है। आज हमारे साथ खास मेहमान है राम पुनियानी जी, जो जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। कुछ लोग उन्हें इतिहासकार कहते हैं, वो अपने आप को इतिहास का स्टूडेंट कहते हैं। आरएसएस के सिलसिले में उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं और धर्मनिरपेक्षता के लिए हमेशा हर जगह एक मजबूत सिपाही के तौर पर खड़े रहते हैं, हर जगह पहुंचते हैं। राम पुनियानी जी से जो हम आज बात करेंगे वो ये कि एक तरफ तो सीएए कानून लागू करने का नोटिफिकेशन आ गया, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाले नॉन मुस्लिम यानी मुसलमानों के अलावा कोई भी आए उसका वेलकम है, उसको सिटीजनशिप देने की बात है, नागरिकता देने की बात है। और दूसरा एक बयान कर्नाटक के बीजेपी के लीडर अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए संविधान में तब्दीली जरूरी है और संविधान को तब्दील करने के लिए बीजेपी को 400 सीटें जरूरत है, दरकार है। जनता से उन्होंने कहा है कि ये तब्दीली कराने के लिए आपकी सपोर्ट जरूरी है, 400 सीटें लोकसभा में बीजेपी की होनी चाहिए। हमें याद है पहली बार अच्छे दिन आएंगे, दूसरी बार 15 लाख मिलेंगे, तीसरी बार मोदी नहीं तो कौन और मोदी की गारंटी। अब ये तीसरी स्टेज की बातें हो रही हैं। ऐसे वक्त में इन दोनों बातों के क्या मानी है? राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये 400 सीटें हासिल करने का नया फार्मूला इसलिए कह रहा हूं कि इस पर कभी खुलकर के बात नहीं की गई थी, पहली बार बीजेपी के लीडर ने ऐसी बात कही है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो जो चुनावी गणित होता है ना, जिसको सेफोलॉजी कहते हैं, ये बात उसके आधार पे नहीं कही गई। और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन अपनी तकलीफों के बावजूद थोड़ा बहुत ऊपर आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की ज्यादा सीटें इस बार आने वाली नहीं है। और उसके बावजूद बीजेपी की सीटों को जिंदा रखने के लिए ये नारा दे रहे हैं 400 पार, इसकी बात 400 पार। और उसमें अनंत कुमार हेगड़े ने जो कहा, उन्होंने यही बात कही कि भाई ये जो इस बार का इलेक्शन है उसमें 400 से ज्यादा सीटें चाहिए, ताकि हमको दो तिहाई बहुमत मिले और हम संविधान को बदल सकें। क्योंकि ये संविधान में कांग्रेस ने कुछ ऐसे चीजों को डाल दिया है, उनका इशारा इसकी तरफ था, दो शब्दों की तरफ, सेक्युलरिज्म और समाजवाद। और उसमें ऐसी गैर जरूरी चीजें हैं जो हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इस बार हमको 400 सीटें हम ले आएंगे और इसके बाद उस संविधान को बदलकर हम हिंदुओं के अधिकारों को ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ये उन्होंने बात कही। तो इसमें मैं दो तीन चीजें जोड़ना चाहता हूँ। एक तो 400 पार वाला मुद्दा वो एक चुनावी प्रोपेगेंडा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है और वो हकीकत से बहुत दूर है। दूसरी बात जो है कि भाई इस संविधान में जो बदलाव किया गया है, इसको बदल लाना है, ये जो अनंत कुमार हेगड़े आज कह रहे हैं, ये आज पहली बार नहीं कह रहे। आपको मैं याद दिला दूं, 2017 या 18 में उन्होंने इसी प्रकार का बयान दिया था कि ये संविधान को बदलने की जरूरत है और इसको हिंदू की दिशा में ले जाने की जरूरत है। उसके बावजूद उस समय वो मिनिस्टर थे,
उसके बावजूद उनको 2019 में टिकट दी गई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी उन्होंने ये जो बयान दिया है, बीजेपी ने उससे किनारा कर लिया है, बीजेपी ने उससे किनारा कर लिया, मतलब पर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने बयान दिया था, उसके बावजूद उनको टिकट मिली और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी और उसका पितृ संगठन आरएसएस, ये दोनों कभी भारतीय संविधान को नहीं मानते। भारतीय संविधान से इनकी कोई सुविधा नहीं है। थोड़ा मैं विस्तार में 2-4 स्टेप बता देता हूँ कि पहली बात तो जब संविधान आया, तो संविधान में उसके तुरंत बाद आरएसएस के माउथपीस, अनऑफिशियल माउथपीस ऑर्गेनाइजर ने कहा कि भाई ये भी कोई संविधान है, ये तो हिंदुओं को स्वीकृत नहीं होगा। इसमें प्राचीन भारत के हमारी जो उपलब्धियां हैं कानून निर्माताओं की मनुस्मृति में, उसका तो कोई उल्लेख ही नहीं है। तो वहां से उन्होंने इसका विरोध करना चालू किया। ये पहला पहला स्टेप था। उसके बाद दूसरे स्टेप में आप देखें, जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तो उन्होंने एक वेंकट चलैया कमीशन लाया कि भाई ये संविधान की फिर से उसको रिवाइज करना चाहिए। वेंकट चलैया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दी, पर वो रिपोर्ट को लागू इसलिए नहीं कर पाए कि देश में इसके खिलाफ बहुत बड़ा माहौल था कि आप बाबा साहब के संविधान को, बनाए हुए संविधान को इस प्रकार से कैसे चेंज कर सकते हैं। ये तो हमारे लिए दो चीजें उसमें आ गई थी, एक तो उसमें संविधान बहुत अच्छे हैं और दूसरे उसमें एक बहुत बड़े दलित समाज की उससे भावनाएं भी जुड़ी हुई थी। ये दो चीजों के कारण ये नहीं हुआ। तो ये नेक्स्ट स्टेप थी। अब इसके बाद हम आते हैं तो 2000 में, सन 2000 में आरएसएस के सरसंघचालक के सुदर्शन, ये आरएसएस के सरस संघ चालक बने और उन्होंने बयान दिया कि भारतीय संविधान तो विदेशी मूल्यों पे बना है और भारतीय संविधान हमको वो चाहिए जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। तो उनका इशारा मनुस्मृति की तरफ था। ये दूसरी स्टेप आ गई। और तीसरी स्टेप जो हम देखते हैं कि अनंत कुमार हेगड़े ने पहली बार 2018 में कहा और अभी फिर से 2024 में ये बात कह रहे हैं। और इसी के चलते जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने लगातार जब भी भारतीय संविधान के प्रीएम्बल को जारी किया, इसने उसमें से दो शब्दों को गायब कर दिया। एक शब्द है धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, और दूसरा शब्द है समाजवाद। तो यानी जहां तक आरएसएस बीजेपी कंबाइन, इनका जो गठजोड़ है जिसको संघ परिवार के नाम से लोग जानते हैं, ये भारतीय संविधान से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, ये उनके इशारों पे नहीं जाता। एक और बात कह दूं कि ये जो भारतीय संविधान का उल्लंघन हो रहा है, अभी पिछले 10 साल में भी संविधान तो है, पर फिर भी ऐसे तरीके लाए गए हैं कि भारतीय संविधान की जो आत्मा है, जो मूल रूप है, उनका हनन किया जाए। तो भारतीय संविधान के रहते रहते भी इन्होंने, देखिए, न्यायपालिका को बहुत कमजोर कर दिया। इन्होंने जो पूरी सत्ता है वो केंद्रीकृत कर दी प्रधानमंत्री के हाथों में। तीसरा, इन्होंने जो हमारे लोकतंत्र का आधार होता है मीडिया, उसको अपनी गोद में पूरा बिठा लिया, पूरा उस पर कंट्रोल आ गया। और जो हमारी चौथी मुख्य बात होती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, उसके पैमाने पे भी इन्होंने ऐसी चीजें की कि जिससे हमारे समाज में लोकतांत्रिकता के मूल्य कम होते गए। और यहाँ मैं आपको याद दिला दूं एक अंतिम बात, वीडेम, वीडेम नाम का एक इंस्टीट्यूट है स्विट्जरलैंड में, वो दुनिया के देशों की रैंकिंग करता रहता है, इनमें लोकतंत्र कितना जिंदा है। तो उस रैंकिंग में भारत का स्थान लगातार पिछले सालों से गिरता जा रहा है। और अभी हम जो जो देश हैं वो नाइजर और दूसरे पिछड़े हुए देशों के आसपास कहीं पहुंच गए हैं। और अंतिम बात एक और देखिए कि जब से ये सरकार आई है, सबसे पहले तो इसको लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, और दूसरा उसी के साथ साथ उन्होंने दूसरे लोगों ने एक नारा ये इसको लेबल किया इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। चुनाव तो हुए हैं और जो सरकार आई है वो एक प्रकार की तानाशाही सरकार है। तो ये सबको देखते हुए
मैं इस बात को समराइज ऐसा करूंगा कि दो प्रकार से बीजेपी भारतीय संविधान पे को कमजोर कर रही है। एक तो संविधान के रहते हुए ही संविधान के मूल्यों को कमजोर करना, और दूसरा एक इस प्रकार की योजना रखना जिससे भारतीय संविधान को बदला जा सके। तो अनंत कुमार हेगड़े की जो आपने बात कही वो दूसरे कैटेगरी में आते हैं, और दोनों तरीके से भारतीय संविधान पर हमला चालू है। तो ये संविधान को कमजोर करने का जो ये एक सिलसिला है और 10 साल में इन्होंने जो कुछ किया है, अब वो एक तरह से जैसे किसी इमारत की कुछ ईंटें पहले निकाल दी जाएं और उसको गिरा दिया जाए, और तकरीबन अगर मुझे कंपेयर करना हो तो जिस तरह से बाबरी मस्जिद को गिराया गया, एक धक्का और दो वाली बात जो कही गई, तो तकरीबन वही एक धक्का और दो अब संविधान के खिलाफ हो रहा है। क्या आप इसे ऐसे देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये संविधान तो ये नहीं चाहते, और खुदा न खास्ता अगर ये फिर से सत्ता में आ गए और इनकी मेजॉरिटी ज्यादा रही तो इस संविधान को तो बदलने की इच्छा रखते हैं, और अनंत कुमार हेगड़े उसी बात को रख रहे हैं। तो आपने देखा होगा, अनंत कुमार हेगड़े के बयान के बाद में राहुल गांधी ने बयान दिया कि ये इनका जो छुपी हुई मंशा है आरएसएस की और बीजेपी, उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि अगली बार सत्ता में नहीं आएंगे, पर खुदा न खास्ता अगर मेजॉरिटी से सत्ता में आए तो संविधान को बदलने की उनकी कोशिश रहेगी। और दूसरी बात यह है कि ये बीजेपी के साथ साथ आरएसएस के सैकड़ों संगठन जुड़े हुए हैं, सैकड़ों संगठन काम करते हैं, और उनके माध्यम से भी ये लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। तो जैसे आपने कहा ना, एक एक ईंट निकालना, एक एक ईंट निकालने का काम तो ऑलरेडी चल रहा है। और तो कोई नहीं, अडवाणी ने खुद कहा, लाल कृष्ण अडवाणी जी ने खुद कहा कि भाई ये तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, और पहले भी लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है। तो जो आपने कहा ईंट, मैं कह रहा हूँ ईंट, एक ईंट नहीं, सैकड़ों ईंटों को संविधान की बिल्डिंग से निकाल दिया गया है। अब ये उसको रिपेयर करना कितना कर सकते हैं हम, उसको कितना रिस्टोर कर सकते हैं, वो एक दूसरी बात है, पर काफी कमजोर कर दिया गया है हमारे मूल्यों को, यानी इम्प्लीमेंटेशन। एक जी तो जी। होती है, दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन। तो इनके दोनों लक्ष्य हैं कि अगर सत्ता में है तो एक एक करके ईंट निकालो, और अगर पूरी मेजोरिटी है 2/3, तो पूरी बिल्डिंग को ही बदल दो। जी जी जी, पूरी बिल्डिंग को बदल दो। ये अच्छा, ये जो एक एक ईंट निकालने की बात जो हमने आपने की, इसमें एक ये जो अभी ताजा सीएए को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, ये सीएए एनआरसी के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए और उसको फिर रोकने की बात हो गई, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बाकी है, मौजूद है केस। और ऐसे वक्त में ये नोटिफिकेशन, और इसमें क्या भारतीय मुसलमानों को कोई रिएक्ट करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शायद वो पोलराइजेशन के लिए इस तरह से करना, और अभी इलेक्शन डिक्लेयर होने में कुछ हफ्ते ही बाकी हैं, ऐसे वक्त में इसके क्या मानिए, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? एक तो जहां तक सीए एनआरसी का मामला है, तो इस बार वो एनआरसी की अभी बात नहीं कर रहे, अभी वो सीएए की बात कर रहे हैं, जो 5 साल पहले पार्लियामेंट में पास हुआ था। और जब वो पास होने के बाद उसके नियम अभी लाए जा रहे हैं 5 साल बाद। क्योंकि उस समय, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, शाहीन बाग का आंदोलन हुआ था, और उसके बाद ये आ गया कि आपका कोविड आ गया, तो इन चीजों के कारण उसको वो लागू नहीं कर पाए। और अभी लागू करने की बात का एक टाइमिंग देखिए, टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है सरकार को एसबीआई स्टेट बैंक के मामले में, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, और जो चुनाव आने वाले हैं उसको मद्देनजर रख के इसको फिर से जिंदा किया गया है। ये उनकी एक और चाल है। और जबकि आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में करीब 40 पिटिशंस पेंडिंग है सीए के ऊपर, सीए को चैलेंज करने वाली। तो उसको अभी लागू करना इनकी एक केवल राजनीतिक मंशा है, समाज को बांटने की मंशा है। और ये भी याद रखिए काजमी भाई, ये बात आपको पता भी है, फिर भी मैं उसको दोहराना चाहता हूँ कि सीए
देश का पहला ऑफिशियल कानून है जिसमें धर्म के नाम पर नागरिकता को तय करने की बात की गई है। में यानी सभी लोगों को नागरिकता मिलेगी मुसलमानों को छोड़ के। तो ये हमारे संविधान में कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो धर्म के नाम पर भेदभाव करे और कुछ लोगों को इस दायरे से बाहर रखे। तो ये उस प्रकार का कानून है। तो ये भी इनकी एक चाल है। एक तो इसको कहते हैं हेडलाइन मैनेजमेंट। हेडलाइन मैनेजमेंट में क्या है कि अभी हेडलाइन आ रही है एसबीआई के बारे में, इनकी पूरी रेपुटेशन, इनकी पूरी बेइज्जती हो रही है। तो उस हेडलाइन को बदलने के लिए सीए के हेडलाइन को ले आओ, ये एक है। और दूसरे सीए से उनका मकसद भी हल होता है। आने वाले चुनाव में ये ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन की बात कर सकते हैं। और जहां तक प्रोटेस्ट का सवाल है, मुझे लगता है सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट केवल मुसलमानों ने ही नहीं, जो भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब ने करना चाहिए। और मुझे अच्छा ये लगा कि सीए के खिलाफ ममता बनर्जी का बयान आया, मायावती का बयान आया, पिनराई विजयन का बयान आया, कांग्रेस का बयान आया। तो ये सब अभी मुसलमानों को इनके साथ ही जुड़कर इनको मजबूत करने की जरूरत है। अलग से करेंगे तो मुझे लगता है वो इतना उचित नहीं है। जबकि जो आवाजें उठ रही हैं उन्हीं आवाजों में आवाज मिलाकर उन आवाजों को मजबूत करके इसका विरोध करना वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा अच्छा, ये बताइए, आप मुसलसल वो जो भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये इससे आपने काफी उम्मीदें एक तरह से जाहिर की हैं कि वो देश को वापस पटरी पर लाने का काम हो रहा है। फिर इंडिया अलायंस बनने का ऐलान हुआ, फिर उसके साथ साथ सीट एडजस्टमेंट के भी बहुत सी जगहों पर हो गए, और ऐसी इत्तला है कि शायद बीजेपी इससे बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। तो आपको अब जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्या वो बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है, या क्या कुछ है? आप अगर आपसे अगर पूछा जाए कि कितने फीसद आपको ये उम्मीद है कि धर्मनिरपेक्षता जीतेगी और नफरत हारेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी जो है जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, एक तो मैं निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद समाज का माहौल, देश का माहौल बदला है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंडिया अलायंस में जो गठबंधन होना था उसमें बहुत सारे रोड़े रास्ते में आ रहे हैं। वो इतना आसान नहीं है और वो बहुत बड़ी बात है, इतना आसानी से हो भी नहीं सकता। उसमें बीच बीच में कांटे तो आएंगे, रोड़े तो आएंगे, और उनमें से कईयों को तो हल किया गया है, कईयों को हल करना बाकी है। तो पूरा जैसे जो माहौल 2019 में था उससे माहौल अभी बहुत अलग है। और अपोजिशन यूनिटी का इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो इस बार अपोजिशन यूनिटी होने का चांस पहले से बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अभी के हालात में भी उम्मीद है कि सेकुलर धर्मनिरपेक्ष ताकतें जो संविधान को मानती हैं, संविधान को मजबूत करने की बात करती हैं, उनका पलड़ा भारी रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, एक सवाल अक्सर उठता है, सियासी लोग ये कह देते हैं कि सारा काम तो हम ही नहीं कर सकते। आम लोग ये कहते हैं कि सियासी लोग सामने खड़े हों तो हम उनके साथ जुड़े। तो ऐसी हालत में जब ईडी से डरा डरा करके पॉलिटिकल लीडर्स को इतना कमजोर कर दिया गया कि वो सड़क पे आकर के ऊंची आवाज से कुछ बोल ही नहीं रहे, तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे परिस्थिति में आम आदमी कैसे क्या कुछ करे? क्योंकि मुझे ये याद आ रहा है कि जहां भी ये होती है, ऑटोक्रेसी होती है, तानाशाही होती है, वहां सबसे बड़ा जो एलिमेंट होता है वो लोगों के दिलों में डर होता है, और उस डर की वजह से आपस में भी बात नहीं कर पाते अपने दिल की। क्या हम उन हालात की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? देखिए, ऑलरेडी समाज में डर का माहौल तो बहुत है। ईडी, आईटी, सीबीआई ये अपना काम बीजेपी के मजबूती के लिए कर रहे हैं। पर उसी के खिलाफ आपको मैं याद दिला दूं कि अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर
बहुत बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं बैलेट बॉक्स के लिए। और कई जगहों पे हमारे महाराष्ट्र में तो एक निर्भय बनो नाम का आंदोलन ही है कि भाई आप बिना डर के समाज में रहो, अपनी बात करो, अपने आंदोलनों में जुड़ो। तो उसमें एक आपकी बात सही है कि राजनीतिक पार्टियों में कई बार मजबूरी आ जाती है और वो इस प्रकार का काम नहीं कर सकते। और ये जो नागरिक समाज है और इससे जुड़े ग्रुप हैं, वो काफ़ी कुछ इसको वापस मजबूत करने के लिए काम कर सकते हैं। और उसमें डर से दूर रहना, इवन राहुल गांधी भी कहते हैं कि डरो मत। और जो अलग महाराष्ट्र में एक आंदोलन है निर्भय बनो, तो ये उसी की तर्ज पे हैं जो इन आवाज़ों को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। तो ये निर्भय बनो जो है, ये तो एक बहुत ही अहम बात है। वाकई लोगों के दिलों से डर निकालना एक बड़ा काम है। आम लोग जाहिर है वो जेल जाना नहीं चाहता, पुलिस के धक्के नहीं खाना चाहता, अदालतों में नहीं जाना चाहता। तो ऐसी हालत में कौन सा ऐसा सॉफ्ट और इजी तरीका हो कि लोगों के बीच में कहीं नफरत ना बढ़े और उस धर्मनिरपेक्ष जिस बैकग्राउंड में पूरा देश रहा है, जिसमें आपस में मिलना जुलना, एक दूसरे के यहाँ त्योहारों में जाना वगैरह वगैरह, वो अब जो बहुत कम होता नजर आ रहा है। आम लोग क्या कुछ कर सकते हैं जिसमें कहीं कोई उन्हें परेशानी भी ना हो, क्या कर सकते हैं? देखिए, आम लोग तो अभी उनके हाथ में सबसे बड़ा पावर है आने वाले चुनाव। आने वाले चुनाव उनके हाथ में बहुत बड़ा पावर है। और ये लोग अभी कितना भी डरा धमका लें, चुनाव के दिन तो वोटर के हाथ में पूरा राज रहता है। वो अगर सही तरीके से अपने इसका इस्तेमाल करें, तो आने वाले जो रिजल्ट बदल के, सरकार बदल के एक नया तालमेल आएगा, नया निज़ाम आ सकता है, जो फिर इस सब को बदल के हमको फिर से वो आज़ादी दे, हमारी आवाज़ को मजबूती दे, जिससे हम संविधान को बचा सकें। और जैसा आपने कहा, एक दूसरे से मेल-जोल की बात को मजबूत कर सकें। वो वक़्त ज़रूर आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी। बहुत ही अहम इश्यूज पर हमारी बात हुई, खासतौर पर 400 सीटें चाहिए बीजेपी को, इसलिए संविधान बदलना है और सीएए भी इंप्लीमेंट कर दिया गया, उसका नतीजा क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में है। वो चुनाव में समझदारी से अपने फैसले ले सकती है और हुकूमत को बहरहाल बदल सकती है। ये आपने बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।